मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था, क्योंकि इस वर्ष भी कोविड महामारी के कारण हम लोगों की क्लासेस एक सामान्य तरीके से नहीं हो पा रही हैं, इसलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, उद्भव, उद्देश्य और सिद्धांत। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बनाए रखने के लिए एक मंच की आवश्यकता को महसूस किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में जब 1919 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, तो उसके पीछे विश्व के जितने भी स्वतंत्र देश तात्कालिक समय में थे, उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण स्थितियों को स्थापित करना था। परंतु राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और कुछ समय बाद ये असफल हो गया, और उसकी असफलता ने विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इस तरह से शांति की जिस स्थिति को पाने के लिए राष्ट्र संघ बनाया गया, वो कारगर नहीं हुआ। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को झकझोर के रख दिया। जैसा कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया, जो कि बहुत भयानक और घातक था और जिसका परिणाम बहुत ज़्यादा विस्फोटक। इस कारण से ये माना गया कि अब अगर हमने शांति के बारे में नहीं सोचा तो विश्व कभी भी खात्मे के कगार पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि परमाणु शक्ति का विकास हो गया और उस होड़ में अब अन्य राष्ट्र भी आ सकते हैं। इस स्थिति में द्वितीय विश्व की युद्ध की पूरा होने से पूर्व ही, यानी वो समाप्त भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने इस निष्कर्ष को निकाला कि विश्व समस्याओं को खत्म करने के लिए और भविष्य में विश्व युद्ध की किसी भी आशंका को टालने के लिए निश्चित रूप से किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच को स्थापित किया जाए जो राष्ट्र संघ से ज़्यादा प्रभावशाली हो। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस संबंध में कुछ विशिष्ट बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया। पहली बात थी, विश्व के समस्त स्वतंत्र देश इसके सदस्य हों और छोटी बड़ी सभी समस्याओं पर इसमें खुलकर के वाद विवाद और परामर्श हो। दूसरी बात आती थी इसमें, इस प्रकार के निरंतर संप्रेषण संपर्क से राष्ट्रों में मित्रता का वातावरण उत्पन्न होगा। यानी जब सभी स्वतंत्र देश एक स्थान पर एकत्रित होंगे और खुलकर विचार विमर्श करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें मित्रता का भाव ज़्यादा आएगा। तीसरी बात जो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कही वो थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हर एक देश किसी भी प्रकार की युद्ध जैसी कार्यवाही से हिचकिचाएगा, यानी युद्ध में कमी आएगी। और चौथी बात जो कही उन्होंने वो थी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों में ऐसे मंच के माध्यम से अलग अलग राष्ट्रों के मध्य तालमेल और निकटता स्थापित की जाएगी, जिससे संघर्ष की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सके। तो इसका कार्य सिर्फ शांति स्थापित करना नहीं माना गया, यानी कोई भी ऐसा मंच जो बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो सिर्फ शांति की स्थापना ही नहीं करेगा, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का वातावरण भी बनाएगा, जिससे विकास हो, जिससे सभी राष्ट्र मिलकर के संघर्ष की प्रवृत्ति को खत्म करने में सहयोग दे सके। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना सामने आई। तो मुख्य उद्देश्य युद्ध नहीं होना, लेकिन युद्ध नहीं होने के साथ साथ सभी राष्ट्रों का विकास हो, उनका उन्नयन हो, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियां विश्व में बढ़ें और सभी जो विश्व जनमत है या जनता है वो इसके माध्यम से विकसित हो। ये भी एक इसका एक
स्वरूप सामने आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसके बारे में बातचीत की। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्भव कैसे हुआ। इसका उद्भव कोई एक दिन में नहीं हुआ। जैसे कि हमने बात की कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही इस पर बातचीत शुरू हो गई थी, तो अटलांटिक चार्टर में सबसे पहले इसको सामने लाया गया। अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त 1941 को लाया गया। इसके अंतर्गत ब्रिटेन और अमेरिका ने कहा कि वे न तो विस्तारवादी नीति का अनुसरण करेंगे और न ही किसी ऐसे प्रादेशिक परिवर्तन को करना चाहेंगे जो उस देश की जनता के विरुद्ध हो। इसका अर्थ है कि ब्रिटेन और अमेरिका जो अभी तक विभिन्न राष्ट्रों में अपना साम्राज्य बढ़ाते जा रहे थे, वो ऐसा नहीं करेंगे, और अगर उस देश की जनता नहीं चाहेगी तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन प्रादेशिक स्तर पर नहीं किया जाएगा। दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया मास्को में, जो 19 अक्टूबर 1943 को हुआ था, और इसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यूएनओ की स्थापना में मानी जाती है। अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के विदेश मंत्रियों ने इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन के स्थापना की पहली बार घोषणा की। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ यूएनओ की स्थापना के लिए, वो था डम्बल्डन ऑक्स सम्मेलन, जो 2 अगस्त से 1 सितंबर 1944 में अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन के प्रतिनिधियों के मध्य में हुआ था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तैयार की गई। ये तय किया गया कि संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में बुलाया जाएगा, जो डम्बाल्डन ऑक्स सम्मेलन के विचार विमर्श के आधार पर जो प्रस्ताव तैयार होंगे, उनसे संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान का निर्माण करेंगे। 4 फरवरी से 11 फरवरी 1945 तक ब्लैक सी में स्थित क्रीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल और सोवियत प्रधानमंत्री स्टालिन ने भाग लिया। इसमें यह निर्णय हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और चीन सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान लेंगे और वीटो शक्ति इन्हें प्रदान की जाएगी। इस सम्मेलन में ये भी निर्णय फिर से किया गया कि 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया जाए। 1 मार्च 1945 तक जर्मनी के विरुद्ध घोषित करने वाले सभी राष्ट्रों को इसमें निमंत्रित किया जाए, और इसके बाद में 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन एक तरह से यूएनओ की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण सम्मेलन था। इसमें 50 देशों को निमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान, जिसे हम चार्टर कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। 26 जून 1945 को इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संविधान के अंतिम रूप से उसे स्वीकार करके उस पर अपने हस्ताक्षर किए। ये प्रक्रिया 24 अक्टूबर 1945 को पूरी हो गई। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की औपचारिक रूप से स्थापना हुई। इसी कारण 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक तरह से हम लोग जन्म मानते हैं, स्थापना मानते हैं। अब आते हैं चार्टर के या संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है। जैसा कि शुरू से हमने देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, समान अधिकार और आत्मनिर्णय के
सिद्धांत के लिए आदर की भावना के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण भावना को मजबूत करना। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव कल्याण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा किए गए कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में काम करना। तो कुल मिलाकर के जो उद्देश्य है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तो है ही, यानी युद्ध से बचाने के लिए तो है ही। इसके साथ साथ सभी राष्ट्र, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, सभी को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए, सभी को समान अधिकार मिले। इस आधार पर कि किसी का आकार बड़ा या किसी की शक्ति ज़्यादा है, उसे ना तो ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, ना उसको आत्मनिर्णय का अधिकार ज़्यादा मिलेगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो समस्याएं हैं मानव से जुड़ी हुई, उनको भी दूर करने का कार्य इसके माध्यम से किया जाएगा। और इसीलिए आगे हम लोग जब इसके अंग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यूनेस्को जैसे अंग भी पढ़ेंगे, WHO को भी पढ़ेंगे। WHO का नाम या विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आजकल आप लोग भी बहुत सुनते होंगे। वो चेतावनी जारी करते हैं बार बार कोविड के बारे में, कोरोना के बारे में, और अन्य स्थितियां भी उसके माध्यम से हमारे सामने आती हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के एक केंद्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा। अब आते हैं हम इसके सिद्धांतों पर। इसके सिद्धांतों में इस बात का ध्यान रखा गया कि इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं वो उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करें। यानी इसके सदस्य बनने का मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध को प्रश्रय देंगे या युद्ध में भाग लेंगे या मानवाधिकारों का उल्लंघन करेंगे। ये स्पष्ट तौर पर कहा गया। इसके पहला जो सिद्धांत है इसके सभी सदस्य सार्वभौम एवं समान हैं। दूसरी बात कही गई, इसके सभी सदस्य चार्टर में उल्लिखित उत्तरदायित्व के अनुसार आचरण करेंगे। तीसरी बात कही गई, इसके सभी सदस्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे ताकि विश्व शांति और सुरक्षा तथा न्याय खतरे में ना पड़े। चौथी बात कहेगी, इसका कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी कोई भी राष्ट्र, इसका सदस्य जो है वो किसी दूसरे राष्ट्र के मामलों में, आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही उसकी क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध कोई कार्य करेगा। अगली बात आती है, इसके सदस्य सभी कार्यों में सहयोग देंगे और ऐसे किसी राष्ट्र का सहयोग नहीं करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के विरुद्ध कार्य करता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यह भी देखेगा कि कोई वो सदस्य, या जिसे हम कहते हैं गैर सदस्य, जो इसका सदस्य नहीं बना है, वो भी कोई ऐसा कार्य न करे जो शांति को खतरे में डालता हो। यानी वो भी शांति के संबंध में सभी कार्यों में सहयोग करेगा और उसके माध्यम से वो विश्व सुरक्षा और शांति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अध्याय 7 के अंतर्गत प्रवर्तन कार्यों के अतिरिक्त अर्थात विश्व शांति और सुरक्षा के कार्यों को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह से हम अगर देखें तो पूरी तरह से ये विश्व संगठन बनाया गया इस आधार पर कि ये किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि ये पूरे विश्व में शांति स्थापना का कार्य करेगा। ये विश्व संगठन प्रजातंत्र, आत्मनिर्णय, समानता, संसदवाद, बहुमत, कानून का शासन, न्याय, शांतिपूर्ण परिवर्तन, संघवाद और प्रदत्त अधिकार जैसे आदर्श के सिद्धांतों पर आधारित है। इस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा संगठन है जो अपने जन्म से लेकर यानी 1945 से लेकर आज तक अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी को निभाता चला आ रहा है
और उसके माध्यम से विश्व शांति की स्थापना में सहयोग मिलने के साथ साथ निश्चित रूप से मानवाधिकारों के हनन के मामलों को भी रोकने में सफलता मिली है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उसके माध्यम से हम जानकारी लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं वो किस तरह से काम करते हैं। धन्यवाद।